एंड वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जिसमें कि हम आज बात करने वाले हैं कि 2025 में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी कैसे चाहिए। और इसके लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ हैं रजत शर्मा, फाउंडर ऑफ सना सिक्योरिटीज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी सर, पहले तो हम मेनली यही बात करते हैं कि हर बार हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की जब भी बातचीत करते हैं तो उसके लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की एक्चुअली बात होती है। तो आज हम जिस पर्सपेक्टिव पे बात करने वाले हैं वो ये है कि जब कोई भी एक नॉर्मल इंसान अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचता है तो उसे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर। आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के क्लाइंट हैं। और ये बात जब भी कोई बोले फाइनेंशियल एडवाइज़र तो काफ़ी लोग समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, कि किसी और के लिए शेयर HDFC का शेयर अलग कैसे रिटर्न दे सकता है किसी दूसरे के शेयर के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किसी इंसान के लिए, और उसका बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ। मैं आपको अगर किसी एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अभी मैं कुछ दिन पहले एक क्लाइंट को मिला जो नया नया मेरे क्लाइंट बने। उन्होंने मेरे को पूरा अपना एक एक्सेल भेजा और उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि मेरा 4.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, मेरा एक होम लोन है, उसका EMI जाता है 1,18,000, और मैंने घर का रेंट देता हूँ 78,000, और सॉरी EMI देता हूँ 1,18,000, और 78,000 का मैं PPF और कुछ और मिला के NPS मिला के सब करता हूँ। पूरा उन्होंने एक शीट बनाया हुआ था। तो मैंने उनसे ऐसे ही सवाल पूछा कि आप EMI भी दे रहे हैं घर की, और घर का रेंट भी, सॉरी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करके, FDs में और इतनी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके रखा है, तो इनमें से कुछ बेच के आप होम लोन क्यों नहीं ख़त्म कर लेते? तो उन्होंने मेरे को वही जवाब दिया जो बहुत लोग देते हैं कि EMI मेरा जो है उस पर मेरा बैंक से जो लोन लिया है उस पर मेरा 9.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कटता है। मेरा पोर्टफोलियो 14.5-15% के हिसाब से कई साल से ग्रो कर रहा है, तो मेरे को एक 5-6% ज़्यादा एक्स्ट्रा बन रहा है, तो चलने देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग आपको समझना पड़ेगा क्यों की जाती है, बिकॉज उसके लिए आपको अपने क्लाइंट को समझना पड़ेगा। आप खुद कर रहे हैं तो आपको खुद को समझना पड़ेगा कि क्या मैं एक वैसा इंसान हूं जिसकी लाइफ बिल्कुल ऐसी एक पटरी पे चलती रहेगी। आज से 6 साल बाद मेरी सैलरी, उसकी 5 लाख के करीब सैलरी थी, तो क्या अगर 6 साल बाद मैं उसको मिलूंगा तो वैसे ही चल रहा होगा? अब मेरी 8 लाख सैलरी है, मेरा होम लोन इतना हो गया और मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इतना बढ़ गया। क्योंकि मैं ऐसे क्लाइंट्स को भी मिला हूं जो आज बोलते हैं कि मेरी 5 लाख सैलरी है, 5 लाख मैं कमाता हूँ। मेरे को पता है, उनको देख के 6-7 महीने उनसे बात करके पता लग जाता है कि हो सकता है आज से 6-8 महीने बाद ये बोले अब मुझे हर महीने 5 लाख किसी को देना होता, मेरी सैलरी नहीं है। या ये भी हो सकता है कि मैं हर महीने अब 50 लाख कमाता हूँ। अग्रेसिव टाइप ऑफ पीपल जो बिजनेस में हैं, जिनका अपना काम है, तो उन लोगों के लिए ये अप्रोच बेटर है कि पहले वो अपना बेच के होम लोन खत्म कर लें, फिर देखें कहाँ इन्वेस्ट करना है। कोई अगर बहुत डिसिप्लिन सैलरीड आदमी है जो एक पता है मेरे को एक ही पाथ पे चलेगा, उसके लिए अच्छा है कि वो अपना होम लोन चलने दे। तो व्हेन यू से फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग होती किस बारे में है। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं होती। फाइनेंशियल प्लानिंग जिसके लिए कर रहे हैं उसके बारे में होती है। तो हर आदमी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। आप इसको बिल्कुल एक ऐसे बॉयलर प्लेट नहीं बना सकते। अगर हाँ कोई ये बोले कि अगले 5-6 साल के लिए मेरे पास इतना कैपिटल है जो मुझे नहीं चाहिए, तब हम आते हैं कौन से प्रोडक्ट्स, कौन से स्टॉक्स वगैरह में लेने के लिए। तो इतना ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है आंसर करना एक टीवी शो पे या एक यूट्यूब शो पे जहाँ पे हर किस्म के क्लाइंट्स देख रहे हो। सबके लिए एक ही एडवाइस बन सकती होती तो हम लोग की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। तो इसकी इम्पोर्टेंस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट देखूं या इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैं आपसे पूछूं इसको, तो ये एज एन अब जो टाइम चल रहा है मार्केट में, थोड़ा अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखिए, अनसर्टेनिटी का टाइम है क्योंकि पहले डाउनफॉल आया मार्केट में, हमने करेक्शन भी देख लिया इस ईयर में। पहले स्टार्ट में हमने एक हाई पीक देखा मिड तक, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट स्लो डाउन हुआ और अब भी थोड़ा नेचुरली ऐसा चल रहा है, थोड़ा साइडवेज मार्केट चलता रहता है बिकॉज ऑफ अब तो हॉलीडे सीजन चल ही रहा है एक्चुअली। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में आएंगे तो इस अनसर्टेनिटी के बीच अगर जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के तौर पे बनानी होगी हमें, उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? अगेन अगर मैं अब उसी बात पे आ जाऊं कि कोई क्लाइंट है जो एक सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके पास कुछ लमसम पैसा है जो लंबे टाइम के लिए लगा के रखना चाहता है, तो उस केस में पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट्स हमेशा अनसर्टेन होता है। इवन एट अ वैल्यूएशन जब मार्केट 14-15 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चलता था तब भी मार्केट अनसर्टेन था। जब 27-28 था तब भी अनसर्टेन था और आज भी अनसर्टेन है।
क्या होगा अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, कोई नहीं कह सकता। कहीं पे कुछ हो गया, दुनिया में कोई इवेंट हो गया तो मार्केट 10, 15, 20% टूट सकता है। मुझे ये भी लगता है 2025 में लोग इतने नेगेटिव है मार्केट को लेके कि वैसा पैसा नहीं बनेगा, तो देर इज एन आउटसाइड चांस। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। बट अगेन वो मेरा एक व्यू है, मुझे थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू इसलिए है क्योंकि मैं जिस भी क्लाइंट को मिलता हूँ, जहां भी मैं देखता हूँ, सब मान के चल रहे हैं मार्केट गिरेगा, और सब एक सरप्लस कॉर्पस बना के रखे हुए हैं कि मार्केट गिरेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे में मार्केट गिरता नहीं है, और ये बात भी हम पिछले 3-4 साल से कह रहे हैं, और वही हो रहा है। अभी भी कैश बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, और इतनी लिक्विडिटी के बाद भी वर्ल्ड ओवर इंटरेस्ट रेट कट होने की बात हो रही है, इंडिया में भी, यूएस में भी, तो लिक्विडिटी और क्रिएट होगा। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे लंबे टाइम के लिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका आंसर दिया जा सकता है। तो फिर इसी की बात करते हैं कि लंबे वक्त के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कहाँ करने की प्लान की जा सकती है 2025 में? मेरा ये मानना है डिपेंडिंग ऑन आप कितना रिस्क ले सकते हैं एज अ इन्वेस्टर, आपको एक पोर्टफोलियो उस हिसाब से बना के चलना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा लगभग 60% इस टाइम स्टॉक मार्केट्स में है, और मेरा अराउंड 12% के करीब गोल्ड में है, और ये एलोकेशन मैंने पिछले 1 साल में धीरे धीरे बढ़ाई है। और मेरा अराउंड 25 से 30% के बीच में जो बाकी का पैसा है वो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, विच इज़ वो कॉम्बिनेशन है बॉन्ड्स का और बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स का। सो इंडिविजुअल कंपनी के बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स। बॉन्ड्स इसलिए कि मैं थोड़ा इंटरेस्ट इनकम प्रेफर करता हूँ, और म्यूचुअल फंड जो डेट साइड पे है वो इसलिए कि मार्केट गिरे तो वहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें भी अब दो चीज़ें हैं। ये मेरा एलोकेशन इसलिए है क्योंकि मेरा एक हर महीने का फ्लो है कैपिटल का, जो मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 3.5% के करीब है, जो आता रहता है मेरे को हर महीने, और वो मुझे पता है आएगा। अब कोई अगर क्लाइंट ऐसा है जिसको वो नहीं आ रहा, उसका कैपिटल ही है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से डेट एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। कोई अगर ऐसा क्लाइंट है जिसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, उसको कभी उसको छूने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसको हर महीने अपने टोटल पोर्टफोलियो का 8-9% सैलरी में या बिजनेस इनकम से आ रहा है, तो उसके लिए एलोकेशन अलग होगी। ये मेरा कहने का मतलब था। विद इन स्टॉक मार्केट्स अगर आप बात करें तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है इस टाइम पे कुछ सेक्टर्स एक हैं जो बहुत वेल प्लेस्ड है, रीजनेबली वैल्यूड है। अगले 4-5 साल का किसी का व्यू हो तो बहुत अच्छी रिटर्न देंगे। आप मान के चलिए बीच में 10-15% करेक्शन आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी भी। मुझे तो नहीं लगता आएगी, मुझे लगता है हो सकता है मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे रहे, पर अगले साल भी ऊपर ही जाएगी, विच मे बी अ कॉन्ट्रा व्यू, बट मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, कंजम्पशन जो बहुत खराब कर रहा है, ये बहुत रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक्स हैं और इस सेक्टर के, तो यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। और कोई इमर्जिंग ट्रेंड्स जो आप देखें 2025 के लिए? हाँ, एक्चुअली इमर्जिंग ट्रेंड्स जो हैं, जो मैं देख तो रहा हूँ, पढ़ता हूँ ना आजकल अखबार में कि क्या हो रहा है, तो जो इमर्जिंग ट्रेंड्स मैं देख रहा हूँ वो मुझे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। बिकॉज इतनी ओवर वैल्यूड मार्केट में ये जितने भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, ग्रीन एनर्जी और रिसाइक्लेबल, फॉर दैट मैटर ये जो फिनटेक प्लेयर्स हैं नए, या ऑनलाइन फैशन है, या ऑनलाइन रिटेल, मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल स्टॉक्स हैं, जो हमारे पुराने बैंकिंग में भी बिटवीन आप एक तरफ पेटीएम लें और दूसरी तरफ एचडीएफसी का शेयर लें, तो मैं आज एचडीएफसी के शेयर को ही ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत तेज़ चीज़ें वापस बैंकिंग सिस्टम में आएंगी, और उसके रीजंस हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। पता नहीं शो पे डिस्कस करना ठीक है या नहीं, बट पहली चीज़ तो यही कि बहुत टाइम से बैंकों में पैसा इसलिए नहीं आ रहा था कि लोगों ने एसआईपीस करना शुरू कर दिया, डेट फंड्स में खासकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज डेट फंड्स में एक टैक्स का एडवांटेज था। अगर आप 3 साल के लिए पकड़ के रखें तो अच्छा रिटर्न बन जाता था, उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट, वो सब हटा दिया अब गवर्नमेंट ने। तो डेट म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें या एफडी में करें, टैक्स रेट सेम है, तो एफडी में लोगों को जब ज़्यादा सेफर रिटर्न मिल रहा है तो वो क्यों जाएंगे फिर कहीं और। अब ये शुरू हुआ है, धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ेगा। कहीं मार्केट में एक 10% का और करेक्शन आया तो और बहुत पैसा बैंकिंग में आएगा, तो वापस धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि अभी जब हमने ये फॉल देखा था, जब एफआईआईज ने पैसा निकाला था मार्केट से, तो उस वक्त डीआईआईज ने फुल सपोर्ट किया था मार्केट को, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तब भी यही लग रहा था कि डीआईआईज जैसे पहले डर के चले जाते थे मार्केट से, ऐसे इस बार भी चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस बार डीआईआईज ने फुल सपोर्ट किया। नहीं, डीआईआईज चले जाएंगे ये नहीं मैं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे, जिनको अब एडवाइजर्स भी तो बहुत हो गए ना, जिनको हम ही जैसे लोग एडवाइस करते थे कि, और वो बिल्कुल ठीक बात थी कि डेट फंड्स में करने से आपको रिटर्न भी बेटर मिलता है और इंडेक्सेशन के बाद आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है।
अभी भी हम एडवाइस करते हैं कि अगर थोड़ा सा कोई रिस्क ले सकता है तो बैलेंस्ड कैटेगरी के जो फंड्स हैं या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी के फंड हैं जिनको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, उसमें अगर आप रखें तो बट वो पूरे एफडी का रिप्लेसमेंट नहीं है। मार्केट गिरी तो कहीं ना कहीं वो भी गिरेंगे। तो इस वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स वापस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं। और आपने देखा होगा आज कल के अखबार में ही मैं पढ़ रहा था कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बैंक्स का ठीक होने लगा, बिकॉज बैंक्स में जैसे जैसे डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनकी क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ रही है और ये ट्रेंड अगले 2-3 साल चलेगा। तो आई थिंक अभी मैं एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा था, ये शेयर कोई 5-7 साल पहले 28-29 के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे ट्रेड किया करता था, आज ये 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ नहीं रहेगा। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनीज, बहुत सॉलिड कंपनीज हैं, ये चलेंगी आने वाले टाइम में। तो ट्रेंड्स के हिसाब से तो मुझे अभी भी जो ट्रेडिशनल जहाँ पहले पैसा बना था वहीं पैसा बनेगा। बैंकिंग में इंडिया में है तो आप कंजम्पशन में पैसा बनेगा। टेक्नोलॉजी इंडिया बहुत अच्छी करता है वर्ल्ड ओवर, यहाँ पैसा बनेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर किसी को लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बनाना और उसमें स्टेबिलिटी मेंटेन करनी हो तो वो कैसे करे फिर? पहले तो आप इन्हीं सेक्टर्स के कुछ शेयर्स खरीदें और धीरे धीरे करके उनको डिसिप्लिन से अगर आपके पास आज लमसम पैसा है भी तो मैं आपको बोलूँगा आप धीरे धीरे उसको, मान लीजिए आपने 5-10 हिस्सों में तोड़ लिया और हर महीने थोड़ा थोड़ा यही स्टॉक्स खरीदें जो अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एशियन पेंट्स कहाँ 100 के ऊपर ट्रेड करता था आज 47 पे ट्रेड कर रहा है और उसका रीज़न मार्केट में कंपटीशन बहुत हो गया। बिरला आ गया और ये सब आ गया और ये हमने पहले भी देखा है, कोलगेट के साथ देखा है। जितनी भी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं ये परफेक्ट एक वो वॉरेन बफे स्कूल में है ना कि कंपनीज जिनका एक इकोनॉमिक मोट हो, 50% से ऊपर मार्केट शेयर जिनका है, वो फेंड ऑफ कर सकते हैं अपने कंपटीशन को। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना बड़ा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर कमीशन पे करके करके पिछले अगले 2-3 साल अपना मार्केट शेयर इंटैक्ट रख सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। तो ऐसे खराब वैल्यूएशन पे, मतलब जो अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड करें, जो जिनका टाइम थोड़ा खराब चल रहा है कंपनियों, उनको खरीद के धीरे धीरे उनमें ऐड करो। बहुत अच्छा टाइम है करने का। बिल्कुल। ऐसे में अभी जब हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट्स भी आ सकते हैं तो लेकिन इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे हम उसे ग्रो होता ही देख रहे हैं क्योंकि ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। लोगों के स्पेंडिंग के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी। और स्पेशली अगर फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो तो बढ़ ही रहा है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन या फिर जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है उसको बीट करना हो किसी को, तो वो कैसी स्ट्रैटेजी से अपनी प्लानिंग रख सकता है, अगर मैं एक आम आदमी के पोर्टफोलियो की बात करूँ तो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इन्फ्लेशन थोड़ा आप कंट्रोल में आ गया और इसीलिए ये होप है दैट बाय फरवरी हमारा, आई थिंक यूनियन बजट के बाद शायद एक रेट कट होगा, ये मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको नेचुरली इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स ही खरीदने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन बीटिंग प्रोडक्ट्स सबसे अच्छे, तो अगर आप पिछले 5, 10, 15, 20 जितने मर्जी साल का हिस्ट्री देख लीजिए, वो स्टॉक्स ही हैं। तो स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन को बीट किया है। ट्रेडिशनल बैंक एफडी वगैरह में तो आपका पैसा बनेगा नहीं। लोग डरते हैं मार्केट में आने से क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही हम खरीदेंगे वो मार्केट गिर जाएगी। और आजकल ये फियर इतना हुआ है कि सब, और मैं समझ नहीं पा रहा क्यों। शायद इसका रीज़न यही है कि पिछले 4-5-6 साल से हमने करेक्शन देखी नहीं है। बट एक्चुअली जो पिछले 3 साल में इन्वेस्टर्स आए हैं, मुझे लगता है 3 से 4 साल में, कोरोना के बाद अगर मैं स्पेशली बात करूं, उन्होंने तो करेक्शन शायद नहीं देखी क्योंकि उसके बाद से तो मार्केट ने अच्छी खासी आई थिंक डिपेंडिंग ऑन देयर एज, कोरोना के बाद ऐसे बहुत लोग आए जो पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे, उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले 10-15 साल देखे होंगे। और अगर आप बात करें कोई 25-30 साल के एज ब्रैकेट में या 20-25 साल के एज ब्रैकेट में जो पहली बार आए हैं, मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द वो सारे ट्रेडर्स हैं और इन्वेस्टर्स कम है उसमें। बट वो ट्रेडर्स से इन्वेस्टर शिफ्ट हो जाते हैं। होता क्या है मोहिनी, मैं बताऊं, ऐसा नहीं होता कि उन्होंने करेक्शन पहले देखा नहीं, या देखा है, उनको सबको पता है, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। आज कोई भी अगर पुराना चार्ट देखे और उसको बोल दे कि हमने मार्केट को 2009 में 60% गिरते हुए देखा, तब भी वो एक बारी जो नए इन्वेस्टर बोलते हैं तो कोई बात नहीं, हम उस टाइम और करेंगे। लेकिन जहां 15-20% गिरता है तो उनको पहली बार जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं अपने पोर्टफोलियो में देख के। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उसने नया उसने कंसल्टिंग के लिए मेरे को कॉन्टैक्ट किया और मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो उनका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन था 1,20,00,000 और मैंने देखा मोस्ट ऑफ द शेयर्स प्रॉफिट में ही थे। मैंने प्रॉफिट वाला कॉलम देखा, कोई 52% प्रॉफिट, कोई 48% प्रॉफिट। वो फिर जब मैंने देखा तो मैंने देखा पोर्टफोलियो सिर्फ 45 लाख का है, उस पर लेवरेज करके और स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो ऐसे जो पोर्टफोलियो हैं, ये अगर 5-7% भी मार्केट गिरी तो
25-25, 30-30% टूटेंगे। इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अदरवाइज आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है तो स्टॉक्स हैं बहुत अच्छे, आप खरीदो और धीरे धीरे ऐड करते जाओ। हमने एसेट्स की तो एक्चुअली ये सेक्टर्स की तो बात की कि कौन से सेक्टर्स, आपने बैंकिंग बताया, कंजम्पशन बताया, बट एसेट क्लास कौन से लगते हैं आपको जो 2025 में आपको लगता है कि अच्छा कर सकते हैं? भाई मैं तो बिल्कुल स्टॉक्स पे अभी बुलिश हूँ। मुझे लगता है, हालांकि मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं 10 से 15% करेक्शन आ सकता है मार्केट में, पर ये मेरा पर्सनल व्यू होगा कि आई थिंक अगर आप उस 10 से 15% के करेक्शन के लिए वेट करते रहोगे तो आप बहुत बड़ी एक साइकिल मिस कर जाओगे। आई थिंक धीरे धीरे इन्वेस्ट करके धीरे धीरे आप डाल के छोड़ते जाइए और उसको देखिए मत। प्रॉब्लम एक और है रिटेल में। प्रॉब्लम ये है कि लोगों का क्वेश्चन होता है, मैं मिलता हूँ जब कभी बाहर किसी पार्टी में मिलता हूँ या अपने जिम में किसी को मिलता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि पैसा डाल दें मार्केट में, निकाल लें मार्केट से। मुझे ये 100% इन और 100% आउट वाली अप्रोच समझ नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों का जो पैसा है वो ऐसे है कि ये मेरा पैसा है, सारा पैसा यही है, तो मार्केट में डाल दें, तो ये लो सारा पैसा मार्केट में डाल दिया और सारा पैसा मार्केट से निकाल लिया। आई थिंक आपको एसेट एलोकेशन करके चलना चाहिए और ऐसे चलना चाहिए कि जितना डाला अगर उसमें से कुछ ना भी निकालें 5 साल तो कंफर्टेबली से ज्यादा अच्छा मेरा खर्चा चला। एक्चुअली यही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है आइडियली, आई गेस, कि आपके पास एक सेविंग कैपिटल होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास एक मनी है जिसको आपको इन्वेस्ट करना है और आपको उसे ग्रो करना है, आपके पास सेविंग्स के नाम पे चीज़ें होनी चाहिए। बट मुझे लगता है पिछले कुछ समय से ये ट्रेंड हुआ है, एक तो जेनजी आ गए हैं, ऊपर से उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत चेंज है, उनकी माइंडसेट में उन्हें लगता है कि जल्दी से पैसा कमा लो, तो वो जल्दी से पैसा कमाना, उनको सेविंग्स का कॉन्सेप्ट तो आई गेस उनको समझ ही नहीं आता कि सेविंग्स का कोई कॉन्सेप्ट है भी, तो वो सेविंग्स की जगह सीधा इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और बहुत सारी प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स में आप देख रहे हैं कि जितने नए आईपीओज आ रहे हैं, जितनी नई कंपनियां आ रही हैं, वो इतनी अच्छी लिस्टिंग दे रही हैं कंपनियां। मुझे नहीं लगता पिछले 6 महीनों में कोई रेयर टू रेयर ऐसी कंपनी होगी जो बहुत खराब लिस्टिंग जिसकी रही होगी पिछले कुछ टाइम में। ये आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की। मैं बिल्कुल ऐसे ही जेनजी इज जो 1990 के बाद पैदा हुआ, 2000 के बाद, तो हाँ, मैं ऐसे ही किसी जेनजी इन्वेस्टर से अभी कुछ टाइम पहले बात कर रहा था और उन्होंने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि ये लॉस अभी नोशनल है, दो तीन स्टॉक्स में नीचे हैं। सो मैंने उनको बोला ना कि जब आप प्रॉफिट दिखा रहे थे सारे, उनको तो नोशनल नहीं बोला। सो उनको तो आपने बोला इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, इसमें इतना प्रॉफिट हो रहा है, जब लॉस आया तो वो नोशनल हो गया। सो पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में आप कब क्लेम कर सकते हो कि मैंने पैसा बनाया। वो आप तब कर सकते हो जब आपने स्टॉक मार्केट में कुछ बेचा और उस पैसे से कुछ खरीदा, चाहे वो आपने फिक्स्ड इनकम बॉन्ड खरीदा हो, चाहे आपने एक डेट म्यूचुअल फंड खरीदा हो, चाहे बहुत पैसा बना हो, आपने घर बना लिया हो, गाड़ी ले ली हो, जब कुछ निकाल के लिया आपका प्रॉफिट हो गया। जब तक कुछ बेचा नहीं, जब तक वो सब वैसे ही लगा, वो सारा नोशनल है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दैट डोंट क्लेम दैट आपने पैसा बनाया है जब तक यू टेकन इट आउट। हो क्या रहा है अभी पिछले 2-3 साल के ट्रेंड की वजह से लोग अपना प्रॉफिट देखते जा रहे हैं और उसको क्लेम करते जा रहे हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, हमने इतना प्रॉफिट कर लिया। मैं बिल्कुल उस स्कूल में नहीं हूं जो वॉरेन बफे वाला स्कूल था कि यू इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट फॉर एवर। कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन के ही मेट्रिक में, अगर आपका 60% इक्विटी में है, 40% डेट में है, साल के एंड में अगर आपने देखा आपका 60% बढ़ के 70% हो गया क्योंकि इक्विटी प्राइसेस भागे, तो बिल्कुल आपको 10% बेच के डेट में ऐड करना चाहिए। वो 10% बेच के आपको फिक्स्ड इनकम में ऐड करना चाहिए कि आपका एलोकेशन बना रहे। वो 40% जो है वो आपने बनाया है पैसा। ये कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि जेनजी में मिसिंग है। तो रिस्क और रिटर्न फिर बैलेंस कैसे करना चाहिए अगले साल के लिए? अगर मैं पूछूं, आपने कहा आपको भी एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा मार्केट गिर भी सकता है और मे बी वॉलेटाइल तो रहता ही है मार्केट हमेशा, तो ऐसे में रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कैसे किया जाए? सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने का ये है कि आपके पास इतना सर्टेनिटी होना चाहिए कि अगले 3 से 5 साल, आप 4 पकड़ के चलिए, 4 साल तक जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो में, अगर वो लॉक इन हो जाए, मैं निकाल ही नहीं सकता, तो भी कहना है लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। जो जैसा मेरा लाइफस्टाइल है मैं उसको मेंटेन कर सकता हूं कि नहीं, और कंफर्टेबली से मेरा मतलब उसको मेंटेन करने के बाद भी मेरे पास इतना पैसा बच रहा है कि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं। ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे कि अगर आप बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जितना आप कमा रहे हो उतने ही आपके खर्चे हैं, स्टॉक मार्केट में आपको नुकसान होगा ही होगा अगर आप ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट में आएंगे। बिकॉज इट्स ह्यूमन नेचर, एक थोड़ा सा गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट स्टॉक मार्केट में है और वो रहेगा, हमेशा सबके लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी रहेगा। सबसे बड़ा मेट्रिक तो ये है, इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखिए कि मेरे पास जितना पैसा है
जो मेरा मंथली आ रहा है मेरे को, और जितना मेरे फिक्स्ड इनकम में पड़ा है, इससे क्या मैं अगले 4 से 5 साल निकाल सकता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट को छोड़ भी दूँ। उसके बाद देखिए कि इसमें से मैं कुछ और इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं। ये रिस्क रिवॉर्ड का सबसे बड़ा पैरामीटर होता है सबसे पहले। तो ऐसे में अगर जैसे हमने एक बात तो की कि हम अलग-अलग सेक्टर्स पे आपने अपना व्यू बताया, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिन पर आप अगले साल दूर रहना चाहेंगे जिनसे? हाँ, ऐसे बहुत सेक्टर हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आजकल सारे लोग, अगेन ये कॉन्ट्रा व्यू होगा, बहुत से लोग पावर की बात कर रहे हैं, पावर सेक्टर। मैं पावर पे बहुत बुलिश हूँ, लेकिन मैं पावर स्टॉक्स जो लिस्टेड है इंडिया में, बिसाइड्स टाटा पावर, आई थिंक किसी पे भी बुलिश तो मैं उस पे भी नहीं हूँ, किसी पे भी बुलिश नहीं हूँ, बिकॉज सबकी वैल्यूएशंस इतनी इतनी ऊपर हैं, बिकॉज वही फ्लेवर ऑफ द मंथ, वो सबने पावर 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 पे बात की, तो अब सब पावर खरीद रहे हैं, और वो स्टॉक्स की प्राइसेस इतनी ऊपर हो गई, कोई अनलिस्टेड स्पेस में नई कंपनी है या जो लिस्ट होने वाली है, जो रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, खरीदना चाहिए। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेरी गुड सेक्टर, बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन बहुत खराब वैल्यूएशन पे कंपनीज ट्रेड कर रही हैं। तो उस सेक्टर में खरीदारी की मैं कोई, मुझे हो सकता है हो ऐसी कंपनियां छोटी जो खरीदी जा सकती हो, बट जो मैंने कंपनियां देखी है मुझे सब बहुत एक्सपेंसिव दिख रही हैं। पीएसयू स्टॉक्स, आई थिंक हमने जिन स्टॉक्स को 4-4, 5-5 के मल्टीपल पे ट्रेड होते देखा है, वो भी ऐसा नहीं कि बीच में एक आधी बार, 12-12, 15-15 साल के लिए उस मल्टीपल पे ट्रेड करते थे। आजकल वो, अब तो खैर करेक्ट हुए थोड़े, लेकिन आजकल वो 25-25, 30-30 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। क्या बदला इन कंपनियों के लिए, आई डोंट नो। उनसे मैं बचना चाहूंगा। डिफेंस इज अनदर स्पेस, डिफेंस इंडेक्स, आई थिंक फ्लेवर ऑफ द मंथ, एवरीबडी वांट्स टू बाय डिफेंस। तो इन ट्रेंड से आपको दूर रहना चाहिए। एक टाइम ऐसा था जब मैं एशियन पेंट्स पे बहुत नेगेटिव था, और मैं हमेशा बोलता था ये शेयर अगले 3-4-5 साल में चल ही नहीं सकता, और अब वही हुआ। अब मैं उस शेयर पे बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा किसी शेयर से कोई ऐसा लगाव नहीं है कि मैं तब खरीदूँ। अब सिमिलर विद बजाज फाइनेंस, में उस शेयर पे पिछले 4-5 साल से बहुत नेगेटिव था, आज भी बहुत नेगेटिव हूँ, जबकि वो बिल्कुल नहीं चला, बट अभी भी बहुत नेगेटिव हूँ। सो ये सेक्टर्स की जहाँ तक आप बात करें, आई थिंक यही जो 2-3 थीम्स मैंने बताई, इनसे तो मैं बिल्कुल दूर रह रहा हूँ। पावर, डिफेंस, पीएसयूज, और एक और कैपिटल गुड्स, लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी या आइडिया नहीं मिला जो मुझे लगे कि, सो आई एम स्टिकिंग गोइंग इनटू 2025 में, आई एम स्टिकिंग जो बहुत ही ट्रेडिशनल ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें पैसा पहले बना, कंजम्पशन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, बैंकिंग हुआ, और इसमें भी जो लार्ज कैप्स हैं जो बहुत अभी या तो पिटे हुए हैं या चले नहीं, सो वो बहुत एक सेफ एरिया है वहां पे रहने का। और इनमें अगले 3 से 4 साल में जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूं अभी, यही एचडीएफसी, आईटीसी, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, इन सब में मुझे ऐसा लगता है 20 से 24% ईयर ऑन ईयर पिछले अगले 5 से 7 साल में बनेगा। बिल्कुल, 20 से 24% आई गेस मार्केट से काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न उतना ही आपको चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अब अगर टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे इससे पहले, तो टेक्नोलॉजी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं बात करूँ, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है कितना रोल प्ले करती है, और कोई फाइनेंशियल टूल जो आप यूज़ करते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अभी भी बहुत रिलाय करता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट्स पे और कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स पे। तो बीएससी की वेबसाइट पे अगर आप जाओ और कंपनी का नाम डालो, तो उनकी सबकी एनुअल रिपोर्ट, उससे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स कोई नहीं है। उसको देखने से पहले अगर मेरे को सर्च करना हो किसी एक सेक्टर में या किसी एक इंडस्ट्री में कौन सी कंपनियां हैं जो सर्टेन मार्केट, उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। आई थिंक स्क्रीनर बहुत अच्छा है, जिन्होंने भी किया मैं जानता हूँ, जिन्होंने भी वो वेबसाइट बनी, बहुत अच्छी वेबसाइट है। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टू फिल्टर इट आउट, ऐसी बहुत वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जीरो इन कर सकते हैं 60-70 कंपनियों में से ये 5 बेस्ड ऑन मार्केट कैप, 2000 से 4000 करोड़ के बीच में हो, डेट ना हो कंपनी पे, प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतना हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, उन मेट्रिक पे आप 4-5 पसंद कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स और बैलेंस शीट से अच्छा कोई टूल नहीं है। और वो भी 5 कंपनियों की पिछले 5-7 साल की बैलेंस शीट देखने में आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता। बिल्कुल। तो अगले साल एक और एसेट क्लास की बात करना चाहूँगी मैं, गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया इस साल, ऑफ कोर्स अपना ऑल टाइम हाई टच किया जब मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही थी और इनफैक्ट जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, तो उस वक्त गोल्ड ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपने कहा आपके पोर्टफोलियो में भी करीबन 12% गोल्ड है, तो नेक्स्ट ईयर क्या उस एलोकेशन को चेंज करना चाहेंगे, कम ज़्यादा कुछ, या फिर और उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगती है आपको नेक्स्ट ईयर? देखिए, गोल्ड आई थिंक इज ए हेज अगेंस्ट इक्विटी। अगर मार्केट में वही 10 से 15% करेक्शन जो मैं कह रहा हूँ वो आता है,
तो फॉर गुड और बैड गोल्ड चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास पे बहुत नेगेटिव होता था, क्योंकि शायद मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं अब 45 साल का हूँ, तब मैं 30 साल का था, तो उतना मेरे को आइडिया नहीं था। तो आई थिंक मैं हमेशा समझता था ऐसा एसेट क्लास जिसका कुछ नहीं होता, आप खरीद के बार को अलमारी में ही रखते हैं कहीं ना कहीं दुनिया में किसी बैंक में, वो क्यों बढ़ रहा है। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आई, जब भी करेंसीज प्रेशर में आती हैं तो लोग ट्रेडिशनल गोल्ड जो पहले पैसा हुआ करता था उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और आई थिंक अभी जैसा आप देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर की जगह अलग अलग करेंसीज में होने लगा, तो डॉलर इटसेल्फ इज कमिंग अंडर प्रेशर। मार्केट में जैसा आप कह रहे हैं वॉलेटिलिटी है, अगर ये सारे फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं तो गोल्ड बहुत अच्छा चलेगा। और मुझे नहीं लगता गोल्ड अगर किसी ने 3-4 साल के लिए लिया हुआ है तो किसी भी प्राइस से वहां से नीचे होगा, ऊपर ही होगा। तो गोल्ड को हेज की तरह आपको अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल रखना चाहिए। बिल्कुल। हमने अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात की थी, तो इंटरेस्ट रेट साइकिल से काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो अफेक्ट होते हैं ऑफ कोर्स। तो इन जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अगर कहीं पड़ता है उससे बचने के लिए कोई क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है, या किस सेक्टर से आपको लगता है कि उससे बच जाना चाहिए एज इन अकॉर्डेंस टू द इंटरेस्ट रेट्स? सी इन अकॉर्डेंस टू द इंटरेस्ट रेट अभी हम जहाँ हैं, आई थिंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तो कहीं कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम होने की बात। लेकिन हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट हो रही है इसके साथ साथ, तो इंटरेस्ट रेट कट्स में आप करेंसी डिप्रिशिएट हमारी नहीं हो रही है, आप ये कह सकते हैं यूएस डॉलर वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट, वर्ल्ड की सारी करेंसीज के अगेंस्ट यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। और आई थिंक उसका रीज़न ये है कि एफआईआईज ने बहुत तेज़ पैसा वापस निकाला है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट बहुत सी इमर्जिंग मार्केट से, बिकॉज आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप वन इतनी सेफर मार्केट में यूएस में अगर उनका रिटर्न उनको अच्छा दिखता है तो वो वहाँ पे बैठे हुए लोग, कोई न्यूयॉर्क में अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एन इमर्जिंग मार्केट इज़ अ हायर रिस्क एसेट क्लास, इंडिया की मार्केट हो या ब्राज़ील की हो या चाइना की हो, तो अगर उनको उससे थोड़ा बहुत कम भी रिटर्न मिल रहा है इन सेफर एसेट क्लास लाइक यूएस, तो पैसा निकाल के वहाँ पे लेके जाते हैं। तो बहुत जगहों से डॉलर खिंचा है और वापस यूएस गया, उस वजह से यूएस डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। इंडियन करेंसी इज नॉट गेटिंग वीक, आई थिंक यूएस डॉलर इज अप्रिशिएटिंग सारी करेंसीज के अगेंस्ट। जहाँ तक इंटरेस्ट रेट को प्ले करने का सवाल है, अभी जैसे मैंने बोला मेरा अराउंड 25 से 30% डेट में है, फिक्स्ड इनकम में है, तो मैंने बहुत डेटेड बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं जो जिनकी मैच्योरिटी आज से 10 साल 15 साल आगे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से लेना चाहते हैं, डायरेक्ट प्लान्स में अगर आप लें, तो गिल्ट्स जो है, जो मैच्योरिटी जिनकी एवरेज मैच्योरिटी मतलब जो टोटल पोर्टफोलियो है वो ऑन एवरेज उसमें एक बॉन्ड है जो 15 साल बाद मैच्योर हो रहा है, एक बॉन्ड है जो 8 साल बाद मैच्योर हो रहा है, एक बॉन्ड है जो 17 साल बाद मैच्योर हो रहा है। तो उसकी एवरेज मैच्योरिटी अगर आप सारे बॉन्ड्स को एडअप करके देखें, तो अगर किसी बॉन्ड की एवरेज मैच्योरिटी मान लीजिए 8 साल है, तो अगर 25 पैसा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो हर साल उस बॉन्ड में जो पुराना बॉन्ड है 25 पैसा ज़्यादा बनेगा जो नए बॉन्ड इशू होंगे उसके मुताबिक। तो अगर आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करें तो इट बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, तो उसी दिन वो बॉन्ड की प्राइस काफ़ी शूट अप होती है। तो अगर आप अभी अपना जो पैसा डेट में रख रहे हैं वो डेटेड फंड्स में रखिए जो जिनकी मैच्योरिटी लंबी है और वो ज़्यादा सेफ भी हैं। सरकारी पेपर, सॉवरेन रेटेड पेपर है जिसका, और बहुत से ऐसे फंड हैं जितने भी डायनेमिक बॉन्ड फंड्स हैं या जितने भी फिक्स्ड इनकम में गिल्ट्स हैं, गिल्ट इज गवर्नमेंट पेपर्स जितने भी हैं, उनमें अगर आप पैसा रखें, या अगर आप बॉन्ड्स भी खरीद रहे हैं तो लंबी मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स में प्रॉब्लम ये होती है कि लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड्स लें, टैक्सेशन फेवरेबल है लेकिन आप कभी भी बेचना चाहो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिक तो जाते हैं, सरकारी पेपर है तो बिक जाता है, बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी आप प्ले करिए इंटरेस्ट रेट गिरने में किस में फ़ायदा होगा। तो अगर डेट फंड्स ले रहे हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन से अच्छा है लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स और डेट पेपर लें। अब एक बात म्यूचुअल फंड की भी करते हैं, एक सवाल उस पर भी लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने परफॉर्म किया, लेकिन अब जब मार्केट करेक्ट हुई थी तो लोग अपनी एसआईपीज को भी स्टॉप करने लगे थे बिकॉज ऑफ लोग अचानक से डर जाते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला बहुत है लेकिन स्टिल काफ़ी जो स्टॉपेज रेशियो है वो भी काफ़ी ऊपर आ गया था। आई गेस नवंबर या अक्टूबर के अराउंड स्टॉपेज रेशियो काफ़ी ऊपर था। तो ऐसे में क्या करना चाहिए लोगों को, क्या सही तरीका है एसआईपीज में जब कोई इन्वेस्ट करे तो क्या माइंडसेट के साथ उसको इन्वेस्ट करना चाहिए एक्चुअली? सो एसआईपीज आइडियली तो कभी भी नहीं रोकनी चाहिए, और जब मार्केट गिरे, जैसे अभी गिरा तो लोगों ने एसआईपी बंद की, करना चाहिए उसका उल्टा।
अगर आपको कुछ बेचना ही है उस टाइम, तो जो आपका लमसम अक्यूमुलेटेड पड़ा है उसको आप बेच के, चाहे आप बैंक एफडी में डालें या किसी फिक्स्ड इनकम या किसी और बैलेंस कैटेगरी फंड में डालें, वो तो समझ में आता है। पर एसआईपी रोकना तो मतलब आज मार्केट गिरा है इसलिए मैं आगे से इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ये बड़ा अजीब सी एक थिंकिंग है। ये क्यों है रिटेल में? मैंने भी देखा काफी लोग एसआईपी बंद कर देते हैं। एसआईपी डबल कर देनी चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो आपको अपना जो लमसम पूरा पोर्टफोलियो जो इतने साल से एसआईपी से जमा हो रहा है उसको निकाल के चाहे बैंक में रख दो और एसआईपी को डबल कर दो, तो वही पैसा वापस इन्वेस्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर से नए लेवल्स पे शुरू होगा। सो ये अगर आप बहुत ही कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ मत करो, एसआईपी चलने दो। एसआईपी शुड ऑलवेज गो ऑन, एंड वेन एवर देर इज अ डिप और करेक्शन, तो बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई चीज अब सस्ती हो गई तो उसको ज्यादा खरीदो। तो एसआईपी बंद करने की जगह, ये यहीं पे साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ ना। कहना बहुत आसान होता है कि जब मार्केट गिरेगा तो हम और इन्वेस्ट करेंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है 10 से 15% मार्केट गिरने पे बहुत हो जाता है उनके लिए, which I am saying is like 10-15% गिरती रहती है। आपने वो करेक्शन देखी है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि आपने वो करेक्शन देखी है, बट काफ़ी लोग ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने वो करेक्शन देखी ही नहीं है। एक्चुअली उन्होंने फर्स्ट टाइम फेस की है करेक्शन, और इसी में वो उन्होंने समझ लिया कि करेक्शन में जब एक्चुअली करेक्शन होती है तो क्या होता है, 1-2% गिरना मार्केट नहीं होता। एक्चुअली इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है। मैंने करेक्शन तो 2008-9 वाली भी देखी है, जब मार्केट 60% टूट गया था। बट एक चीज़ अगर इन्वेस्टर्स को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तो उससे आई थिंक दे विल गेट सॉलेस समवेयर, उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करने के लिए। इंडियन मार्केट का एक इतिहास रहा है कि मार्केट जब भी गिरता है बहुत शार्पली, उतनी ही शार्पली वापस बाउंस बैक करता है। तो जब वो 60% भी करेक्शन हुआ था, उसके आई थिंक 14 महीने के अंदर अंदर 21,000 से सेंसेक्स गिर के 9,008, 8,500, 9,000 आया था। ये 2008-9 का करेक्शन, वापस 20,000 होने में उसको 14 ही महीने लगे थे। कभी भी मार्केट गिरता है बहुत शार्पली, तो जिस लेवल से गिरा उस लेवल तक जाने में उसको कम ही टाइम लगता है, उसके ऊपर बढ़ने में उसको शायद काफी टाइम लग जाए। लेकिन होता क्या है, जब गिरता है तो गिरता है किसी और सेक्टर की वजह से, रिकवरी में कोई और सेक्टर प्ले आउट करते हैं। तो अगर मार्केट गिरेगा तो शायद इसलिए गिरेगा कि बहुत फ्रॉथ था, कोई आप मान लीजिए ये पीएसयू, डिफेंस या इन सब स्टॉक्स में ये सब बहुत ज़्यादा खराब हुए। अभी मेरे को लगता है एनबीएफसी के स्टॉक्स, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी जो हैं उनके स्टॉक्स, ये सब गिरेंगे। लेकिन जब रिवाइव होगा तो आई थिंक कंजम्पशन की वजह से रिवाइव होगा। आई थिंक जो कंजम्पशन अभी कोई नहीं खरीदना चाह रहा। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड इसलिए भी अच्छा है कि एक फंड मैनेजर है जो पूरा डाइवर्सिफाई करके चल रहा है, तो आपको मार्केट लिंक रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप म्यूचुअल फंड में अच्छे डाल के, देयर इज अ रीजन जिस वजह से वो 1-1.5% मैनेजमेंट फी चार्ज कर रहे हैं, दे देना चाहिए उनको उतना। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने अभी एक बात कही ना कि जितनी तेज़ी से नीचे गिरा उतनी तेज़ी से ऊपर उससे ज़्यादा स्पीड से आएगा। तो अभी हमने 26,000 के अराउंड का लेवल आई गेस टच किया था। 26,400 आई थिंक उसके अराउंड का लेवल हमने टच किया था। तो अभी हम करीबन 24,000 के नीचे के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में 2,000 पॉइंट की रिकवरी आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में? सी अगेन, व्हेनेवर जब भी मैं मार्केट को कोई टारगेट के साथ बोलता हूँ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कभी नहीं होता। सो इसीलिए मैं शॉर्ट टर्म का टारगेट कभी देता ही नहीं हूँ। बट अगर आप मेरे को फिर भी पूछो तो अगले 2 से 3 साल में ये उस लेवल से बहुत ऊपर होगा। हो सकता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि ये अगले 3 महीने में वापस उसको क्रॉस कर जाएगा, 3 महीने बाद जहां अभी है वहां से भी 1000 पॉइंट नीचे हो सकता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोहिनी। क्या उससे फर्क पड़ जाएगा कि आपको 1000 पॉइंट का, क्या आप 1000 पॉइंट ऊपर हो गया तो उसके बाद बेच के घर चले जाएंगे? वो तो फिर ट्रेडिंग वाली बात हो गई, जो कि इवेंचुअली आप पैसा लूज ही करेंगे। एक बार सही हो सकते हैं, 2 बार सही हो सकते हैं, हर बार आप सही हो कोई भी नहीं हो सकता। सो आई थिंक आपको ये देखना ही नहीं चाहिए कि वो वाला लेवल कब आएगा, आपको ये देखना चाहिए आज से 3 साल बाद किस लेवल पे मार्केट होगा। वो मैं आपको लगभग बता सकता हूँ। आई एम मोर सर्टेन कि वो 30,000 के आसपास, 28,000 से 30,000 के आसपास हो सकता है, वहां पे हो। और वो पकड़ के आप देखो कि उस टाइम पे वहां ले जाने में कौन से सेक्टर्स मार्केट को वहां लेके जाएंगे, उन सेक्टर्स में आप आज इन्वेस्ट करना शुरू करो और धीरे धीरे बाय करो। बिल्कुल। तो आपका 2025 के लिए हमारे आम निवेशकों के लिए क्या राय रहेगी? बिल्कुल, जो जहां से मैंने शुरू किया था, आप 2-3 सेक्टर्स देखिए जो अभी अच्छे वैल्यूएशन पे हैं। स्टिक टू लार्ज कैप्स, उन सेक्टर्स के जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं चले। और अभी तो आपको ऐसे ऐसे स्टॉक्स इतने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं जो इंडेक्स लीडिंग स्टॉक्स हैं। अभी मैंने HDFC बैंक की बात करी, इंडेक्स का सबसे बड़ा स्टॉक है, आई थिंक 13.5% के करीब वेटेज है इंडेक्स में। तो निफ्टी इंडेक्स अगर आप खरीद रहे हैं, कोई इंडेक्स फंड या ETF, तो उससे अच्छा आप ये खरीदिए, इनमें तो पैसा आएगा ही अगर इंडेक्स में पैसा आएगा।
HDFC बैंक, ITC, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, से जितने भी फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं इनके अंदर आप अपना पैसा डाल के रखिए। लेकिन वहां जाने से पहले एसेट एलोकेशन, आप कितना पैसा स्टॉक्स में डालना चाहते हैं और कितना मंथ ऑन मंथ डालेंगे, ये सबसे पहले आप एक पेपर पे बना लीजिए एंड स्टिक टू इट। उस डिसिप्लिन को खराब मत कीजिए, डिसिप्लिन है तो सब मुमकिन है। बिल्कुल। तो आपका क्या रेजोल्यूशन है वैसे न्यू ईयर के लिए? मेरा कुछ काम करने का रेजोल्यूशन कम है, मतलब मेरा ये प्लान है कि पिछले 3-4 महीने में काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो आई थिंक अगले 5-6 दिन थोड़ा रिलैक्स करने का रेजोल्यूशन है। थोड़ा आई एम ट्रैवलिंग, बाहर जा रहा हूँ। तो चलिए इसी नोट पे एंड करते हैं कि आपके ट्रैवलिंग प्लान्स हैं। हम दर्शकों से भी पूछेंगे कि आपके क्या ट्रैवलिंग प्लान्स हैं, और आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि न्यू ईयर में आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल प्लानिंग पे हमने इतनी लंबी बातचीत की है, ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देखते रहें जागरण बिजनेस को।